सफल शासन के लिए जनता को बदलाव दिखते रहे जरूरी है, लेकिन राष्ट्रहित, राष्ट्र सुरक्षा दोनों जुड़ी हुई बातें हैं। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा तो कोई राष्ट्रहित है नहीं। अब यहां पर रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान हमारे होम मिनिस्टर ने अपने बयान में कहा कि आफ्सपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसको लेकर काफी मांगे रही हैं बाय पॉलिटिकल ग्रुप्स, सम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन कश्मीर वैली, कि इसको हटाया जाए। जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय सेना स्टेबिलिटी लाने के लिए जो अतिरिक्त ताकतें रखती है उससे जनता खफा है। उनका कहना है जैसे आम जनमानस अपनी जिंदगी जीता है अन्य राज्यों में या यूटीज में, वैसा ही हक कश्मीरियों का है। अब जो ये बयान आया है कि आफ्सपा को हटाया जा सकता है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया था। सितंबर 2024 से पहले चुनाव होने हैं, इसके बारे में होम मिनिस्टर ने भी बता दिया है। अब आप कहेंगे होम मिनिस्टर का क्या लेना देना चुनाव से? भाई साहब, यूनियन टेरिटरी की जब बात होती है तो होम मिनिस्ट्री के पास पावर होती है टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, राइट? अब अगर ये आफ्सपा हटता है तो इससे क्या सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशंस होंगे? और अगर हमारे होम मिनिस्टर ने इतना बड़ा बयान दिया है तो क्या तैयारियां हैं? क्योंकि पाकिस्तान भी तो एक्टिव है ना। तो इस वीडियो का पर्पस है, सबसे पहले हम अपडेट्स को जानते हैं, क्या न्यूज कह रही है, फिर उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आफ्सपा की। स्टार्टिंग फ्रॉम 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों के समय से, उसके बाद कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं इंडिया में रिगार्डिंग आफ्सपा, और कैसे जम्मू कश्मीर में आफ्सपा को हटाया जाना न्यू नहीं है। कई सारे एरियाज में, पार्शली नॉर्थ ईस्ट में भी आफ्सपा को, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाया गया है। तो वहां पर क्या रिजल्ट निकले हैं, जरा इस केस स्टडी को जरा समझ लेते हैं तो एक पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी, राइट? तो रीसेंट बयान जो आया है उनका, वो एक तरीके से कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि देखो अब जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालती रहेगी और जो स्पेशल ऑपरेशंस जो अभी आर्मी करती है उसको भी संभालती रहेगी। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको रूपरेखा बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में हमारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कैसे होता है। कई लोगों को लगता है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर और जो आपका बॉर्डर्स हैं, सब कुछ जो है वो आर्मी ही देखती होगी। देखिए, बॉर्डर पर बीएसएफ, राइट, और जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वहां पर हम सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को देखते हैं। कुछ जगह पर लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि क्रिटिकल होता है, मिलिटेंसी जोन होता है, तो वहां पर आर्मी को भी स्टेप अप करना होता है। इसके अलावा आर्मी का जो प्राइम रोल है वो स्पेशल ऑपरेशंस कंडक्ट करना होता है, जिससे कि मिलिटेंसी को हटाया जा सके, सुरक्षा इंश्योर की जा सके। तो यानी कि आपको 4 फोर्सेस के बारे में पता लगा, बीएसएफ भी और आर्मी भी और आपका सीआरपीएफ भी और जेके भी, यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी। अब अगर आर्मी स्टेप बैक करेगी टू एक्चुअली बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग पब्लिक, क्योंकि शासन, मैंने क्या कहा, सफल शासन के लिए बदलाव दिखते रहना जरूरी है, राइट? तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे में जेकेपी को स्टेप अप करना होगा। क्या उसके लिए किया, अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के थ्रू आर्मी को क्या क्या पावर है। सबसे पहला पॉइंट, फोर्स का इस्तेमाल। अगर उनको लगता है, शक भी है कि यहां पर इस पर्टिकुलर इंसान ने या ग्रुप ने लॉ एंड ऑर्डर को गड़बड़ करने की कोशिश करी है, तो ऐसे में वहां पर वो फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकती है, इवन लीथल फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकती है, बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकती हैं, शक के बिना पर। जो प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल भारत के जो अखंडता है उसको मतलब मुश्किल में डालने के लिए किया जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई व्हीकल है उसको सीज भी कर सकते हैं। और ये सारी पावर आफ्सपा को बेसिकली ये कानून देता है। और ऐसे में जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स इस कानून के इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं इस डिस्टर्ब्ड एरिया में, तो उसको एक तरीके से सेंटर इंडेमनिफाई करता है। इंडेमनिफाई का मतलब होता है कि उनके द्वारा किए गए एक्शंस का आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। मतलब उनके खिलाफ जो एक्शन, मतलब जो उन्होंने जो एक्शंस लिए हैं भाई साहब, वो लॉ एंड ऑर्डर को लाने के लिए किए, स्टेबिलिटी के लिए किए। तो अगर उनके खिलाफ ही आप एक्शन लेने लग गए, कोर्ट में जाने लग गए, तो ऐसे में फिर वहां पर जो आर्म फोर्सेस हैं, क्या वो फ्रीली जो टॉप प्रायोरिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेब्लिश हो, देश की सुरक्षा वहां पर आए, तो क्या वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर केस में अगर देखे कि मिसयूज हुआ है पावर का, तो एक्सेप्शन दे सकती है, एक्शन ले सकती है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने एक वर्ड यूज किया, डिस्टर्ब्ड एरिया।
तो डिस्टर्ब्ड एरिया कैसे डिक्लेयर होता है, कौन डिक्लेयर करता है? ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट का गवर्नर है वो भी डिक्लेयर कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है, पूरी स्टेट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं और पार्शियली भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे स्टेट में ही आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में लगे। ये कुछ बेस नॉलेज है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो अभी रिसेंट बयान आया है, इस पे क्या रिएक्शन है कुछ अपोजिशन लीडर्स का? महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, देर कर दी। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए। यहां पर इनका कहना है, अब्दुल्ला जी का, कि दाल में कुछ काला है दया। कुछ ऐसा लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, इस वजह से ऐसा किया गया है जिससे कि वोटर्स को रिझाया जा सके बीजेपी द्वारा। कश्मीर पंडित कॉन्फ्रेंस, केपीसी के लोग पहुंचते हैं वहां पर यूटी में एलजी के पास, मनोज सिन्हा जी से कहते हैं कि देखिए सर, गलत हो रहा है ये, क्योंकि अगर आसपा चला गया तो मिलिटेंसी बढ़ सकती है। अभी पूरी तरह हालात स्टेबल नहीं हुए हैं और ऐसे में जो कश्मीरी पंडित्स हैं और जो अन्य माइनॉरिटीज हैं उनका जीना दुहाल हो सकता है। अब तैयारियां क्या हैं? ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पुलिस को ट्रेन किया गया है कॉम्बैटेंट ऑपरेशंस, मतलब कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए। इसके अलावा जो हमारी सीआरपीएफ है वो भी ऑलरेडी ट्रेंड होती है, जो फॉरेस्ट के आपके वॉरफेयर होते हैं उसमें उनकी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, राइट। और आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की हम बात करें तो वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं? कमेंट में बताइएगा। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, साथ में बताइएगा कि सीएपीएफ में कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं। यहां पर मैंने जिक्र आपके सामने सीआरपीएफ का किया और स्टार्टिंग में वीडियो के बीएसएफ का किया। अन्य कौन कौन सी फोर्सेस सीएपीएफ में आती हैं? अभी जो ट्रेनिंग है उसमें ऑपरेशनल टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म, इसमें बेसिकली दे आर गेटिंग ट्रेंड। तो कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसका प्लान है, तभी वो जेकेपी और जो सीआरपीएफ है उसको स्टेप अप कर रही है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का तो कहना ये है, कुछ का कहना है कि शायद पार्शली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसको हटाकर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, फिर ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाएगा अगर नॉर्मलसी आती है, मिलिटेंट नहीं, वहां पर मिलिटेंसी नहीं बढ़ती है। हालांकि गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस आ रहा है टू रिड्यूस एएफपीए मतलब आसपा हटाने का, तो कुछ फैक्ट्स तो होंगे। तो देखिए क्या फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम टोटल मिलिटेंसी की बात करें तो उसमें लोकल्स का आना कम हुआ है। जैसे कि एक रफली आंकड़ा बताऊं आपको कि पास्ट 1 ईयर में जो ऑफिशियल डेटा कह रहा है कि ज्यादा जो मिलिटेंट थे जो मारे गए वो पाकिस्तानी सिटीजन थे। तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, जबकि अगर हम आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जाएं तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो रिवर्स होता था। यानी कि जो लोकल होते थे मिलिटेंट्स वो ज्यादा होते थे, यानी कि जो कश्मीरी यूथ है वो ज्यादा मिलिटेंट बन रहा था, और जो पाकिस्तान से यहां पर आ रहे थे वो उनका रेशियो कम था। लेकिन अब ये रिवर्स हो गया है, यानी कि पाकिस्तान अब लोकल यूथ को मिलिटेंट नहीं बना पा रहा है। तो ये अपने आप में नॉर्मलसी का एक इंडिकेशन है, राइट। तो ये कुछ डेटा उन्होंने दिए हैं, जैसे सीज फायर वायलेशंस, पहले 70 के आसपास इंसिडेंट्स ऑन एन एवरेज होते रहते थे पर ईयर, 2023 में इंसिडेंट 2 हो गए हैं। आपका कहना होगा यार सीज फायर से क्या लेने देना? सीज फायर से बिल्कुल लेने देना है। मतलब क्या है कि अगर कुछ आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराना होता था भारत की तरफ, तो पाकिस्तान की फोर्सेस क्या करती थी, बॉर्डर पर वो शूटिंग स्टार्ट कर देती थी, जिससे कि इंडियन फोर्सेस जो हैं वो कमान संभालेंगी, वो रिप्लाई करेंगी। अब इस रिप्लाई के चक्कर में होता क्या था, कुछ एरियाज में से ये जो आतंकवादी होते थे अपनी जगह बनाकर निकल जाते थे। तो बेसिकली जो कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन है उसका सीधा कनेक्शन इन सीज फायर वायलेशन से था, जो पाकिस्तानी फोर्सेस बॉर्डर पर करती थी, वो एक तरीके से कवर देती थी उनको। तो अगर ये रिड्यूस हुई हैं तो इसका सीधा इंपैक्ट हमने देखा है इन्फिल्ट्रेशन इंसिडेंट्स पर। डेटा देखिए क्या कहता है, 2010 में 489 ऐसे इंसिडेंट्स थे, लेकिन 2023 में ऑफिशियल डेटा 0 कह रहा है। स्टोन पेल्टिंग आपने सुना होगा, वो पत्थरबाजी चलती थी, तो उसके इंसिडेंट्स भी 2023 में नहीं हुए हैं। तो ये बिग अचीवमेंट कहा जा रहा है। अब पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है? ऑलरेडी मैंने डेटा बताया, जैसे 46 मिलिटेंट्स किल हुए यूनियन टेरिटरी में, तो उसमें से 37 जो है वो पाकिस्तानी थे, केवल 9 ही लोकल थे, जो रिवर्स हो गया ट्रेंड। अब पाकिस्तान हाइब्रिड मिलिटेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है और वो बड़ा चैलेंजिंग है। हाइब्रिड मिलिटेंट का मतलब क्या है? अभी तक क्या होता था कि फुल फ्लेज मिलिटेंट्स बनते थे, मतलब वो ट्रेनिंग कैंप में ट्रेन होंगे, अब वो पूरा उनकी जो लाइफ है वो डेडिकेटेड होती थी कि भाई हमें आतंक यहां पर मचाना है, ठीक है, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है।
लेकिन अब क्या हो रहा है, हाइब्रिड मिलिटेंट, यानी कि कोई दुकान में काम करता है, उसे उसका कोई हैंडलर है जो टेररिस्ट है, वो उसको हथियार देगा और टारगेट देगा, वो वहां पर जाकर उस सिविलियन को या हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को मारेगा और वापस हथियार को दे देगा और नॉर्मल इंसान की तरह वो काम करने लग जाएगा। अभी हमारी फोर्सेस कैसे आइडेंटिफाई कर रही थी कि किस एरिया से कौन से यूथ जो हैं वो शामिल हो रहे हैं मिलिटेंट में, वो लोकल यूथ का डेटा रखते थे और जहां से लोकल यूथ मिस हुए तो वो उनके परिवारों से और आसपास से पूछने लगते थे कि भाई ये आपका लड़का कहाँ है, जरा बताओ। तो इसके थ्रू हम जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे। लेकिन इसका तोड़ पाकिस्तान ने क्या निकाला है कि अब तो यूथ गायब ही नहीं हो रहा, यूथ जो है वहीं का वहीं है। अब उसी में से ही किसी को अगर बरगलाया और उससे ये एक्ट कराया और वापस काम पर भेज दिया, तो ऐसे में ये चैलेंज हमारी फोर्सेस के लिए बन गया है, राइट। अब जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलते हैं। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुई तो आपको याद होगा नारा डू और डाई, राइट, यानी कि यहां पर वायलेंस के लिए तैयार थे गांधी जी भी, राइट। एक लीडरलेस मूवमेंट हो गई थी जब टॉप लीडरशिप जो है वो जेल में डाल दी गई थी। अब जब जगह जगह वायलेंस हो रही थी तो उसके बाद इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए, विशेष पावर देनी जरूरी थी फोर्सेस को। तो ऐसे में देन वायसराय ने कहा कि मैं एक ऑर्डिनेंस इशू करता हूं। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्पररी लॉ। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस इशू हुआ था 1942 में, ये इसका इतिहास है। तो ऐसे में ब्रिटिश फोर्सेस को ताकत मिल गई, जिस पर शक हो, जो लॉ एंड ऑर्डर को गड़बड़ कर रहा है उसको आप शूट कर सकते हो। बेसिकली शूट टू किल का ऑर्डर एक तरीके से देन वायसराय ने दे दिया था। उसके बाद जब हम आजाद हुए तो आप इस कानून का इतिहास 1958 से पढ़ते हैं, 1958 से पढ़ते हैं। लेकिन मैं इसके बीच की स्टोरी भी आपको बताता हूं। 1947 में ही जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के दौरान हमने दंगे देखे, दंगे बंगाल की साइड भी देखे, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। फिर हमने कम्युनल वायलेंसेस देखी। उस कम्युनल वायलेंस को हैंडल करने के लिए भी विशेष ऑर्डिनेंस इशू किया गया था टू एक्चुअली गिव आर्म फोर्सेस दी स्पेशल पावर। लेकिन कानून नहीं आया था फुल फ्लेज, एक टेम्पररी लॉ होता है ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये आया था। फिर बात आती है 1958 की, आसाम एंड मणिपुर। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, इससे समझिए आप। ये है आसाम मणिपुर वाला एरिया, ये म्यांमार है। तो अब यहां पर हुआ क्या था, 1951 की बात है। तो जो एनएनसी है, यानी कि जो नागालैंड की अलग से मांग करी थी, अलग से देश की, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपने आप को भारत का भाग नहीं मानते और हमने तो अपना प्लेबेसाइट करा लिया है नागा लोगों का, और उनका कहना है कि वो अलग से देश चाहते हैं। तो ऐसे में मिस्टर फीजो फ्रॉम एनएनसी ही इवन मेट जिन्ना एंड माउंटबेटन। अब माउंटबेटन ने कहा देखो ये बात हमसे मत करो, सीधी बात है, अब पावर ट्रांजिशन हो रहा है और एज पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज गोइंग टू बी डन। अब ये एक बड़ा चैलेंज था भारत के सामने, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक पैरेलल गवर्नमेंट बता दिया था। इन्होंने वहां पर जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे उसको बायकॉट करा दिया था। तो ये जो फ्री सॉवरन नागा नेशन, एक अलग से राष्ट्र होगा, जो आज की स्टेट है नागालैंड, केवल वो नहीं, उसके आसपास के कई सारे एरियाज जहां पर भी नागा ट्राइब पाए जाते हैं, जो कंसेंट्रेशन है, उसको पूरा वो जोन मान रहे थे कि वहां पर एक नागालिम बनेगा। नागालिम मतलब नागालैंड एक देश बनेगा। जब ये बॉयकॉट हुआ, अब ऐसे में सबसे पहले जो अरेंजमेंट था वो आसाम स्टेट ने किया। तो आसाम स्टेट ये एक ऑर्डर लेकर आई, आसाम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट एक्ट, और साथ में नागा हिल्स पर इसको अप्लाई किया। मतलब क्या है, सीधी सी बात बताऊं कि आसाम राइफल्स और जो आसाम की पुलिस है ना, उसको विशेष ताकत दी कि भाई आप इस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को संभालो। लेकिन इस क्योंकि इतना बड़ा इशू था और वो मिलिटेंट्स थे, उनके पास भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ गए थे, तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता था। ये मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं हो पाएगा, अब तो हमें आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाना पड़ेगा। तो इससे पहले सबसे पहले जो इमरजेंट सिचुएशन थी उसको हैंडल करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस इज टेम्पररी लॉ, क्योंकि भाई एक्ट बनाने के लिए तो लोकसभा राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा। तो उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने साइन किया और ऐसे में आर्म फोर्सेस को विशेष पावर मिल गई। इसके बाद इस जोन में स्टेबिलिटी लाई गई। तो जो कंसिडरेबल जो अब स्टेबिलिटी आई, कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी आई, उससे पता लगा कि यार ये जो टूल है ये बड़ा काम का है, राइट। फिर इसको एक्सटेंड किया गया अदर एरियाज में भी। इस बीच जो है यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ नॉर्थ ईस्ट का, अदर स्टेट्स भी यहां से कार्व आउट हुई। इसके बाद पंजाब एंड चंडीगढ़ चलते हैं। पंजाब एंड चंडीगढ़ 1983 खालिस्तान मिलिटेंसी बढ़ रही थी, वहां पर इस वजह से लाया गया था। यहां पर दो चीजें और ऐड की गई थी। कहा गया कि किसी भी व्हीकल को आपको लगे शक है उसको स्टॉप करो, फॉरफीट करो, मतलब सीज कर दो। और कहीं पर भी अगर कोई दरवाजा है, लॉक है और कोई
चाबी नहीं मिल रही है और अब हमने जब आसपा लगा रखा है, हमने जब डिक्लेयर कर रखा है कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, घुस सकते हैं। तो इससे कंसिडरेबल पावर आर्म फोर्सेस के पास आ गई। अब जम्मू कश्मीर के लिए ये वीडियो है क्योंकि अभी चर्चा में था। तो जम्मू एंड कश्मीर में 1990s में आया। 1990 में क्यों आया? क्योंकि इस समय मिलिटेंसी वॉज एट पिच हाई। वो कश्मीरी पंडित्स का एग्जोटस, ये उसी समय की बात है। तो उस समय पर यहां पर इसको लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, अगर वो नहीं कह रहा कि हम नहीं चाहते कि हम अपनी स्टेट को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करें, क्या तब भी गवर्नर ऑफ दैट स्टेट कैन एक्चुअली से कि आई वांट टू डिक्लेयर दिस स्टेट एज डिस्टर्ब्ड एरिया या सम रीजन्स ऑफ दिस स्टेट एज डिस्टर्ब्ड एरिया? आंसर इज यस। और अगर स्टेट गवर्नमेंट इसके खिलाफ रेजोल्यूशन भी ले आए तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर रूल कर सकती है, क्योंकि देश की सुरक्षा से पहले थोड़ी ना है कुछ भी। भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इज एट यू कैन से स्टेक ना, राइट? तो अगर डेंजरस सिचुएशन लग रही है तो डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा सकता है। तो आपको क्या पता लगा? गवर्नर ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एम्पावर्ड हैं पूरे स्टेट को या सम पार्ट को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने के लिए, राइट? इसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नर की तरफ से भी प्रस्तावित की जा सकती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर अपनी अथॉरिटी आगे दे देती है, मतलब फिर वो डिप्लॉय करेगी फोर्सेस को। सेक्शन 3 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सजेस्ट कर सकती है कि भाई एनफोर्स किया जाए या ना किया जाए, लेकिन आपका सजेशन केवल सजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ओवररूल कर सकती है। अब पावर क्या है मैंने आपको बता चुका है। लीथल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप किल भी कर सकते हो, अरेस्ट भी कर सकते हो, विदाउट वारंट कर सकते हो, रीजनेबल सस्पिशन पे कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, विदाउट वारंट डिस्ट्रॉय कर सकते हो प्रॉपर्टी को अगर वो टेररिस्ट द्वारा यूज की गई है या उसका अनड्यू एडवांटेज टेररिस्ट ले सकते हैं। लीगल प्रोसीडिंग से आपको प्रोटेक्शन मिली हुई, ये बात मैंने आपको बता चुका है। अब मुद्दा है, अगर आसपा को हटा दिया तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो कि जम्मू कश्मीर में क्या सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी स्टेबल हो गई है कश्मीर वैली में, और स्पेशली उन जोन में जहां पर हम टेररिस्ट एक्टिविटीज देखते हैं कि वहां से पूरी तरह हटा लिया जाए? तो कहा गया है कि जो देखो, जो टेररिस्ट एनकाउंटर्स हैं उसमें कुछ कमी तो आई है, और जो एनुअल डेथ टोल है उसमें कमी आई है, स्टोन पेल्टिंग लगभग ना के बराबर हो गई है। तो ग्रेजुअली रिड्यूस करने से, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रिड्यूस करने से पब्लिक का कॉन्फिडेंस सरकार की तरफ आएगा, एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन द गवर्नमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस। तो इस वजह से ये बयान अभी दिया गया है, राइट? क्योंकि बार बार आरोप लगते रहते हैं कि मिसयूज हो रहा है पावर का, राइट? अब जैसे अगर जम्मू कश्मीर में इसका इस्तेमाल करना है, कि अगर इसको रोल बैक करना है, तो हमें सबसे पहले सीख लेनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट से। अब ये जो इमेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। जो आपको ये डार्क वाला एरिया दिख रहा है, डार्क ब्लू दिख रहा है, ये वो एरिया है जहां पर अभी भी आसपा है। लेकिन अगर आप यहां इस एरिया में देखेंगे, जो लाइट ब्लू दिख रहा है, यहां से फुल्ली लिफ्टेड है, यानी कि यहां पर पहले लगा हुआ था आसाम के इस एरियाज में, अब यहां पर बिल्कुल भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं है, मतलब हटा दिया गया है। और जो ये आपको दिख रहा है ब्राउन वाला एरियाज, ये वो एरियाज हैं जहां से पार्शियली लिफ्टेड है, यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, राइट? तो बेसिकली इस तरीके से ही जम्मू कश्मीर में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। एकदम से हटाना मतलब इट कैन बी अ रिस्की अफेयर, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था 370, राइट, कि भाई लीगल है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जरूरी है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी को रिस्टोर करो, वहां पर इलेक्शन कराओ। तो सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन होने हैं, तो शायद उससे पहले एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना होगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और एक वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाली गवर्नमेंट वहां पर स्टैब्लिश हो जाए। सो यानी कि जो सुरक्षा है वो जिम्मा केवल सिक्योरिटी फोर्सेस का थोड़ी ना है, इस नैरेटिव को भी बदलना पड़ेगा। वो जिम्मा मीडिया का भी है, वो सिविल सोसाइटी का भी है, पब्लिक का भी है, एजुकेशनिस्ट का भी है, सबका है, क्योंकि सबका देश है, सबका प्रदेश है, सबका समाज है, राइट? तो अगर सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो ऐसे में एक तरीके से वो माहौल बनेगा जिससे कि इस रीजन में नॉर्मेलिटी आए, राइट? नॉर्मेलिटी रिस्टोर करना इज एन अल्टीमेट टारगेट। स्टेटस कोइस्ट अप्रोच रिगार्डिंग टू मच पावर टू आर्म फोर्सेस इन एन एरिया, और उस पर बार बार आप रिव्यू ना करें तो उस पर सवाल उठ सकते हैं। तो पीरियोडिक रिव्यू एंड पार्शियल रिवोकेशन कैन बी अ सॉल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस कैन बी आवर कंक्लूजन। अच्छा, शशांक त्यागी फॉर यू आप सर्च करेंगे या फिर ये स्कैन कर लेंगे तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आसपा। तो मुझे लगता है कि अब तो आपको क्लैरिटी हो गई, बैकग्राउंड, प्रोविजंस, यूसेज, इश्यूज, राइट?
एग्जाम्पल्स, तो सब कुछ मिल गया। तो ऐसे आप इस आंसर को कर देंगे। इस वीडियो में जो डिस्कस किए मैंने पॉइंट्स, वहां से प्रीलिम्स के ट्रैप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, राइट। गवर्नर के पास पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर, ओवर रूल की पावर, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। आप कमेंट्स में अपने व्यू पॉइंट्स को भी शेयर कर सकते हैं ऑन दिस इशू, एंड वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद।